हम एक कच्चे मकान में रहते थे, डायमंड ज्वेलरी का वो किया तो वहाँ से थोड़ी सी हुई और मैं 10-15 हज़ार रुपये पहुँचा। समय की बात है, जो साइकिल बहुत अच्छे लोगों के पास हुआ करती थी। काफ़ी रिस्क वाला काम था, और मतलब पैसा भी नहीं था और रिस्क भी बहुत वो थी। बेच जलाने के लिए लकड़ियाँ वो सब बीन के लाते थे। क्योंकि में भी इतनी परेशानियाँ थी कि मतलब छुट्टी मांगना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध करना। में पढ़ाई 8वीं के बाद इंटरेस्ट आने की बंक मारने का बहुत ज़्यादा शौक हो। अगर आप 10वीं भी नहीं पढ़े तब भी आप लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। और मैंने जो थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा था मैंने अपनी उसमें लगाया। पता लगा 2008 में मार्केट क्रेश हो गया। जब भी रात को उठता था मेरी मम्मी सिलाई की मशीन चलाती रहती थी। मतलब 3 घंटे के 10 रुपये मिलते थे मेरे को। कितने घंटे काम करते थे आप उस समय? दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के हमारे नए एपिसोड जियो जिंदगी आज़ादी की। और आज के हमारे मेहमान हैं नमोकार जैन जी। नमोकार जैन जी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम किए, खुद के कई बिजनेस किए और जो इनकी लास्ट जॉब थी वो इन्होंने 10 साल तक की। और इनकी जॉब के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो ये सुबह जाते थे और वहाँ जाते ही इनकी ड्रेस बदल दी जाती थी, इनका मोबाइल ले लिया जाता था। चाहे दुनिया के अंदर कितना भी ज़रूरी काम हो इनको, फैमिली को, लेकिन वो इनको कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते थे। और इस गुलामी की ज़िंदगी के बदले में इनको जो लाइफ मिलती थी वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ थी। खुद के लिए समय नहीं था और एक एवरेज लाइफ चल रही थी। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है या खुद का कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन उनके सपने बड़े हैं, इनकम छोटी है, सपने बड़े हैं। तो अगर आप भी किसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो आज नमोकार जैन जी की स्टोरी से आज आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप अपने सपनों को पूरा करने का एक माध्यम का चुनाव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं नमोकार जैन जी से। तो स्वागत है नमोकार जी आपका आज के हमारे नए एपिसोड के अंदर। और हम अपने दर्शकों की तरफ से ये जानना चाह रहे हैं कि आपका बचपन किस तरीके से बीता, आपका फैमिली का बैकग्राउंड कैसा था और आपकी एजुकेशन कैसी रही। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये मौका मिला कि मैं अपनी जो स्टोरी वो लोगों को शेयर कर पाऊँ, उससे बहुत से लोगों की ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आए। तो बात करें तो मेरा नाम नमोकार जैन है, जो सर ने बताया। और आज बात को तो लगभग ज़िंदगी 42 ईयर्स का मैं हो चुका हूँ। तो जर्नी बहुत कठिनाई वाली रही। अगर बचपन की बात करूँ तो जब से मेरी फैमिली बिल्कुल लोअर क्लास से भी थी और मुझे आज भी याद है कि हमारी स्कूल की फ़ीस जमा नहीं होती थी कभी भी टाइम पे। और हम एक छोटी सी गाय थी तो हम उसका छोटा मोटा काम करते, उससे हमारे घर में दूध की वजह से कुछ खर्चा चल जाता था, या जो बटर छाछ होती थी उससे हम खाना खा लेते थे। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो लोगों को देखता था मैं कि यार हम ऐसी ज़िंदगी कब जिएंगे। उसके लिए मैंने स्कूल में पढ़ाई की, बहुत कोशिश करी, 8वीं तक भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन 8वीं के बाद कुछ फ्रेंड सर्किल ऐसी हुई कि क्रिकेट खेलने का शौक़ मुझे लगा वहाँ से। और हमारे गांव में 8वीं तक की स्कूल थी। उसके बाद गांव से 3 किलोमीटर दूर हमको स्कूल जाना पड़ता था और मेरे पास कोई साधन नहीं था मेरे पास। तो मैं पैदल जाया करता था 3 किलोमीटर। सुबह 10 बजे की स्कूल होती थी तो 8:30 बजे घर से निकलना पड़ता था। और कई बार किसी की साइकिल मिल जाती थी कभी एक दिन के लिए, तो कुछ भी, और जब मैं लेके जाता उसमें कुछ ना कुछ हो जाता था। तो वो लगता था कि वो लोग शाम का तो डांट पड़ेगी, क्योंकि उस जिस समय की बात है जो साइकिल बहुत अच्छे लोगों के पास हुआ करती थी। आजकल तो सबके पास साधन है, लेकिन उस समय साइकिल भी एक होना एक अपने आप के अंदर वो एक गाड़ी के जैसे माना जाता था। तो कहीं डर रहता था, तो बहुत उससे चलाते, फिर भी कुछ ना कुछ होता था लाइफ में, पता नहीं क्यों होता था, मुझे आज भी यही पता नहीं है। तो 3 किलोमीटर दूर जाते थे और रात को कई बार लेट हो जाते थे तो अकेले डर लगता था कि बिल्कुल सुनसान जंगल से इलाके में से निकलने पड़ते थे। लेकिन ठीक है, लाइफ में चल रहा था। और मेरे पापा राजनीति के अंदर थे, लेकिन वो कभी पैसा लेते नहीं थे लोगों से, मतलब हमेशा समाज सेवा के उसके अंदर लगे थे। पापा 8 भाई थे और मेरे पापा सबसे बड़े थे, जिम्मेदारी भी ज़्यादा थी। तो उन्होंने परिवार के ऊपर ही सारा अपना जो भी करते थे परिवार के ऊपर समर्पित कर देते थे। लास्ट में हमारे पापा को अलग कर दिया गया फैमिली से। तो हम एक कच्चे मकान में रहते थे और उसकी दीवारें, जब हम दिवाली आती थी, खुद में ये याद है हम वो मिट्टी लेके आते थे, उसको गिला करके उस पर लेपते थे और खूब दूर दूर से मिट्टी सिर के ऊपर रख के लेके आते थे। और जब हमारे खेत थे वो गांव से 2 किलोमीटर दूर थे, तो सुबह 5 बजे वहाँ जाता था और जो गायों के लिए चारा या जलाने के लिए, हमारी गैस नहीं थी उस समय, चूल्हे हुआ करते थे, तो वो जो जलाने के लिए लकड़ियाँ वो सब बीन के लाते थे हम जंगल से जाके।
गांव में मूंगफली होती थी तो मूंगफली खोदने भी हम जाते थे। मूंगफली मिलती थी गांव के अंदर, खोदने पे 50 पर आधा आधा करते थे, जैसे जितनी निकलती उसका आधा जो मालिक था उसको देनी पड़ती थी, आधा हम लेके आते थे। तो इससे बहुत सारे किया। और पढ़ाई 8वीं के बाद जो इंटरेस्ट आने की बंक मारने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया, क्योंकि आए दिन क्रिकेट मैच खेलना एक शौक था मेरा। क्रिकेट एक पैसन हो गया था कि कुछ भी हो जाए साथ पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ता था। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैं ये आज तक डिस्क्लोज किया नहीं आज तक। आज बता रहा हूँ, मैंने 10th भी मैंने पास नहीं की। अच्छा। क्योंकि बहुत ज़्यादा आदतें खराब हुई। पिताजी को कई बार बुलाना पड़ता था, डांट पड़ती थी, खूब पिटाई भी होती थी, टीचर्स भी खूब, गाँव में टीचर्स खूब मारते थे। लेकिन वो पता नहीं ऐसा पैसन हो गया, क्रिकेट का नाम लेते हुए पागल हो जाता था। तो मैं अपने दर्शकों की तरफ से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10वीं भी नहीं पढ़े तब भी आप लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं, जो अभी नमोकार जी जैसा कर रहे हैं। नमोकार जी जो लाइफ जी रहे हैं, आगे की इनकी स्टोरी से पता चलेगा कि आप भी अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि कर लो तो बहुत अच्छा है। पिताजी को कई बार बुलाया जाता था स्कूल, और मेरे पापा बहुत शर्मिंदा होते थे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन पता नहीं वो क्रिकेट का भूत मेरे सिर से उतरा नहीं। और 10th में भी मैं रिजल्ट को अच्छा नहीं रहा, सप्लीमेंट्री आया, फिर कप्लीमेंट्री आया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि मेरे बस की नहीं है। क्योंकि मैंने प्रयास भी किया। मैंने भैया के पास में, बड़े भैया शहर में रहते थे, उनके पास जाके भैया बोला कि तू मेरे पास रहे, वहाँ रह के मैं पढ़ाई की। लेकिन मैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं किया। और सच बात है कि जिसको मैंने पढ़ाया वो पास हो गया। जिसको मैंने बताया तो वो पास हो गया। वो भी 10th में एग्ज़ाम थे, और वो भी 10th था, लेकिन मैंने उसको बताया, वो पास हो गया, लेकिन मैं नहीं हुआ। कोई बात नहीं। तो इस बिटवीन चलता रहा। और 10th के एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए फैमिली के लिए। क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैं जब भी रात को उठता था, मेरी मम्मी सिलाई की मशीन चलाती रहती थी। उस सिलाई की मशीन से मेरा घर का खर्चा चलता था। मेरे आंखों में आंसू आते थे। आज भी वो चीज़ याद करता हूँ ना, तो मतलब दिमाग हो जाता है कि मेरी मम्मी अगर इतनी मेहनत नहीं करती तो शायद हम वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करी है, और मैं हमेशा मेरे दिल में ये चीज़ रहती है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने मम्मी पापा को कुछ हेल्प कर पाऊँ, ताकि मेरी मम्मी को थोड़ा आराम मिले। वो सुबह रात को 3 बजे 4 बजे मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस चीज़ सोच के मैं जयपुर आया, और वहाँ मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो उस समय STD PCO चलते थे सर। तो STD PCO पे सुबह 6 से लेके 9 बजे मैं 3 घंटे वहाँ बैठता था, और 1 घंटे के मुझे मतलब 3 घंटे के 10 रुपये मिलते थे मेरे को पर डे। उसमें फिक्स 6 बजे मुझे अगर नहीं पहुँचता तो 6 बज के 1 मिनट पर कॉल आ जाता था, जिसकी STD PCO था। अगर मैं नहीं उठाता वो कॉल तो उस दिन एब्सेंट लग जाती थी। वो 10 रुपये भी नहीं मिलते? वो 10 रुपये भी नहीं मिलते थे। और फिक्स 9 बजे तक मैं 3 घंटे जॉब रहती। उसके बाद मैं काम करने सीखने आती। नगीनों का काम मैंने जवाहरात का काम करना सीखा, और उसका कोई पैसा नहीं मिलता था मेरे को सीखने का। 1 साल तक मैंने काम सीखा। 1 साल तक STD PCO पे मैंने काम किया। वो जब तक वहाँ नहीं मिलता तब तक यहाँ से कुछ पैसे आए, जिससे मेरा। कितने घंटे काम करते थे आप उस समय? उस समय मैं 9 बजे जाता था, घर भगता था, और सुबह खाना नहीं खाते थे हम। सुबह खाना बनाते ही नहीं थे, केवल वो कुछ दूध लेते थे, वो दूध का एक गिलास पिया और मैं चला जाता था। जिसके रात को 10 बजे 11 बजे मैं आता था। उसके रात 11 बजे आके मैं खाना बनाता था। और जो मेरे बड़े भैया थे वो लॉ कर रहे थे उस समय, वो भी जॉब करते थे साथ के अंदर। वो रात को 12 बजे जॉब से आते थे, फिर हम दोनों भाई 12 बजे रात को खाना खाते थे, फिर 1 बजे सोते थे। सुबह 5 बजे उठ के मैं 6 बजे STD PCO पे पहुंच जाता था। उस समय मेहनत करने की मुझे कोई दिक्कत नहीं था, कितनी मेहनत की जाए, मेरा एक ही लक्ष्य था, मुझे पैसा कमाना अपनी फैमिली के लिए। उस बीच में जवाहर का काम सीखा, मैंने STD PCO छोड़ दिया। जवाहर का 800 रुपये से मेरी जॉब स्टार्ट हुई, और मैंने 7-8 साल करने के बाद वो जॉब लगभग 5-6 हज़ार रुपये पर पहुँची। तो मुझे लगा और कुछ सीखना चाहिए, जिससे मैं अपनी और इनकम सोर्स बढ़ा पाऊँ। फिर मैंने ज्वेलरी का काम सीखा साथ के अंदर, डायमंड ज्वेलरी का, वो किया। तो वहाँ से थोड़ी हुई, और मैं 10-15 हज़ार रुपये पर पहुँचा। उस वीडियो में बहुत सारे काम किए, लोगों ने बहुत सारी सलाह दी कि इसके साथ कुछ पार्ट टाइम और भी कुछ कर सकते हो। तो उस समय शेयर मार्केट 2008 के अंदर मैंने शेयर मार्केट का काम किया, और मैंने जो थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा था मैंने अपने उसमें लगाया। पता लगा 2008 में मार्केट क्रेश हो गया, तो मेरे जो कुछ पैसे लगे उसकी वैल्यू एकदम से लगभग ख़त्म हो गई। तो मैं वहाँ से थोड़ा टूटा हूँ, तो ठीक है, किस्मत में नहीं था। फिर किया, फिर थोड़ा पैसे इकट्ठे थे। किसी ने कहा कि आप दुकान खोल लो मोबाइल की। तो मैंने किसी का पार्टनरशिप में मोबाइल की दुकान खोल के, मुझे टाइम मिलता नहीं था, मैं केवल थोड़े पैसे से जो होता वो कंट्रीब्यूशन कर देता था, बाकी जो पार्टनर था वही बैठता था। ये उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, वो भी मेरे घाटे के अंदर बंद करना पड़ा। फिर मैं टूट गया। फिर थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। कुछ लोगों ने कहा कि सट्टा का काम कर सकते हो, इसमें अच्छा पैसा है। सट्टे का भी काम कर लिया? हाँ, तो सट्टे का काम भी किया। उसमें मैं काफ़ी पैसा लॉस में गया। वहाँ भी मैं कोई मुझे मिला नहीं कुछ भी। उसके बाद किसी बोला कि रेस्टोरेंट डाल दो आप,
तो वहाँ भी मैंने कुछ पैसा लगाया, कुछ 3-4 पार्टनर्स के साथ किया, लेकिन वहाँ भी मुझे बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा। 3 लाख का सामान 30,000 रुपये में मुझे बेचना पड़ा। तो लाइफ ऐसे हो गई कि यार अब तो कुछ करने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी मेरे अंदर। हर व्यक्ति जो आपकी तरह कुछ ना कुछ अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम करता ही है, लेकिन जैसा आप कोई भी काम करते थे तो उसके अंदर सफलता की बजाय असफलता मिलती थी, जो कुछ पूंजी थी वो भी चली जाती थी। और उस बिटवीन मेरे बड़े भी आते, उनका सपोर्ट हमेशा मेरे पीछे रहा, वो हमेशा मुझे सराहते रहे, लेकिन मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाया। मैं चाहता था कि मैं फैमिली के लिए कुछ अलग करूँ, मैं पूरी फैमिली, एंटायर फैमिली के लिए कुछ बड़ा काम करूँ, लेकिन मुझे वहाँ सफलता नहीं मिली। उस बिटवीन मैंने कुछ किया तो उसमें मुझे एक काम और किया, मैंने कुछ सोने चांदी का लेन देन का, उसमें 5 साल का घाटा खाया, वो बिल्कुल टूट चुका था कि मुझे अब कुछ भी काम नहीं करना। अब मैं जैसी जो नौकरी चल रही है वही मुझे करनी है। और नौकरी में भी इतनी परेशानियाँ थी कि मतलब छुट्टी मांगना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध करना मेरे लिए था। कभी 1 मिनट लेट हो जाते तो बाहर खड़ा कर दिया जाता था, हाफ डे लग जाता था, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती थी। मतलब ऐसी ऐसी बेइज्जती करते थे कि आँखों से आंसू, वो घूट पी लिया करते थे क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज ये सबकी एक आम जिंदगी है, जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उन सब लोगों को पता है कि किस तरीके से नौकरी की जा रही है और इनकम क्या मिल रही है। इनकम कुछ नहीं थी, कल उससे कहते हैं पेट भर रहे थे, बाकी दाल रोटी चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझसे वो अच्छी लाइफ जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और 9 के सी सुबह 7 बजे में घुसता था, ड्रेस चेंज होती थी मेरी, कोई जेब नहीं होती थी, मोबाइल वोबाइल सब लॉकर में रख दिया जाता था, मशीन से चेक होते के जाते थे, मशीन से चेक होके आते थे, यानी कुछ भी ऐसा हो जाए तो हम चोर घोषित हो जाते थे, ये स्थिति रहती थी। आप दर्शकों को मैं बता दूं, क्योंकि आप जो जॉब करते थे वो ज्वेलरी का काम था ना, उसमें कुछ अपना ये जो सोना चांदी और जो डायमंड्स इस्तेमाल होते हैं तो वो कहीं मिस नहीं हो जाए, इसके लिए आपको इतना स्ट्रिक्ट ड्रेस और चप्पल भी, हर चीज़, मतलब कुछ भी आप नहीं, जिसका ना अंदर कोई अंगूठ कुछ भी नहीं पहन सकते आप, डोरा और आप कुछ भी XYZ नहीं। तो उस बीच में कुछ भी अपना किसी को हमारे वो ऑडिट होती थी तो उसमें पूरा एग्जैक्ट अगर नहीं मिलता था तो मैनेजर के सामने खड़ा होना पड़ता था। वो इतने चीज़ें सुनाते थे जैसे मान लो कि मैंने बहुत बड़ा चोरी कर लिया, किसी और कर दिया, नहीं होते हुए भी मुझको अपने आप को चोर मानना पड़ता। काफ़ी रिस्क वाला काम था, मतलब पैसा भी नहीं था और रिस्क भी बहुत। और बेइज्जती तो इतनी थी जिसकी कोई हद ही नहीं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी हमको वहाँ पे। खूब। और परिवार की क्या स्थिति थी उस समय? शादी हो गई थी आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई थी मेरी उस समय, 2011 के अंदर मेरी शादी हुई थी। तो उस बीच में शादी हुई तो मेरे जो देखने वाले आए थे मेरे को, तो उस समय ड्रेस वेस से रिजेक्ट कर दिया था फर्स्ट टाइम जो देखने वाले आए थे। फिर सेकेंड टाइम जब देखना तो मेरे चाचा जी के भी ज्वेलरी का काम था, तो उनकी दुकान में मुझे दिखाया गया अभी यहाँ जॉब करते हैं, क्योंकि वहाँ के नाम से 2 बार रिजेक्ट हो चुका था। तो वहाँ देख के उन्होंने हाँ भरी, तो उनकी शादी हुई, लेकिन टाइम में अपनी फैमिली को नहीं दे पाया। मैं लगभग 35 साल का हो गया जब तक जयपुर से बाहर नहीं गया था। खुद के सपने थे नहीं तो फैमिली को तो क्या सपने दिखाते थे। 2 गुड़ियाँ हुई मेरे, वही कभी भी उनको गोदी में लेके खिलाया नहीं होगा जब वो बड़े, क्योंकि सुबह आता सोती रहती थी, रात को आते भी सो जाती थी। तो मेरे लिए बहुत वो था कि मेरे को संडे वाले पापा बोलते थे, क्योंकि संडे को छुट्टी मिल जाती थी, बाकी संडे को छुट्टी नहीं मिलती थी। कोई ओकेजन कुछ नहीं, मैं कभी शादी ब्याह में नहीं जाता था। और फैमिली में तो कहीं मुझे कोई जानता ही नहीं था कि मैं कभी किसी, ना कोई ननियाल में जाता था, ना कोई फैमिली फंक्शन में जाता, क्योंकि छुट्टी मिलती नहीं थी। और मुझे आज भी याद है, मेरे घर वाले जो मेरी फैमिली थी एंटायर, मेरे पापा और के जो भाई थे, वो सब मुझे गूंगा बोलते थे, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता था। मैं किसी से भी मैं अपना कोई नहीं करता, मैं अपने काम पे जाता था और काम पे वापस आता था। तो लोग बोलते कुछ बोलता ही नहीं है, और मतलब बिल्कुल शर्मिला जैसे कोई कुछ कह दे ना वैसे। तो नमोकार जी, ये तो बात हो गई आपके बचपन की, आपके फैमिली बैकग्राउंड की, आपके एजुकेशन की, लेकिन हम जिस चीज़ पर आज चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदली, तो जो ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये बिजनेस आपके लाइफ में कैसे आया और आपको ये कैसा लगा? शुरू में आपको क्या बिलीव था इसके ऊपर, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो 2017 की बात है, और मेरी सिस्टर योगा टीचर थी, मेरी सिस्टर जो छोटी सिस्टर है मेरी, तो वो योगा सीखती थी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर। तो वहाँ उनके कोई फ्रेंड थे, वो ये कोई डायरेक्ट सेलिंग करते थे। मुझे बेटे ने बोली कि मैं बात करती तो मैं अच्छी अंडरस्टैंडिंग तुम बात करते हो कि साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी कर ले। मैंने कहा मैं सब करके भाग चुका हूँ, मुझे कोई किसी भी नहीं, एक बार देख लो, समझ में आया तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चल रहा वो तो चल ही रहा है। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, फ्रेंड अपनी स्कूटी लेके आए। फिर वो भी मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो व्यक्ति थे, वो एक टूटी फूटी सी स्कूटी लेकर आए। वो कहा भी जाता है हमारे इंडस्ट्री के अंदर
कि वो साइकिल से आते हैं और BMW के सपने दिखाते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ, और वो 4 किक में उनकी स्कूटी स्टार्ट हो रही थी। मैंने देखा प्लान, वो चीज़ देखने के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई। तो आपको भी लगा कि मतलब जो ये बिजनेस बताना है इस व्यक्ति का, कैसा लगा आपको? तो वो कुछ कलर चेंज किया उन्होंने, कुछ 2-4 चीज़ें दिखाई उन्होंने। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट के आपको डेमोस्ट्रेशन डेमो दिखाया? तो कलर चेंज हुआ, तो मुझे कुछ इंटरेस्ट था नहीं उसके अंदर, तो मैंने देख लिया। कुछ इनकम्स बताए उन्होंने, ठीक है। तो कुछ बताया कि आप 2-3 हज़ार रुपये सामान एक बार यहाँ से परचेज कीजिए और एक बार यूज़ करके देखिए। तो मैंने कहा कुछ नया, चलो ठीक है कर लेते हैं। तो मैंने 3 हज़ार रुपये का सामान मैंने परचेज किया और बॉक्स ला के वो घर पर रख दिया मैंने। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने कॉल नहीं किया, उन्होंने कॉल किया कि सर वो प्रोडक्ट यूज किए कि नहीं किए। तो मैंने सर मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं किया। तो क्यों नहीं आपने यूज किए थे वो प्रोडक्ट? वो मुझे जब परचेज करके लाया ना, तो मैं क्या थोड़ा समय वजह से उनको कह नहीं पाया मैं वहाँ पे। अच्छा, मतलब आप लेना नहीं चाहते थे, हाँ, लेकिन आप दबाव में आकर आपने प्रोडक्ट तो खरीद लिए। और वो साबुन 200 रुपये का साबुन, मैं कभी 10 रुपये का साबुन से नहीं, 10 रुपये साबुन खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। तो उसको मैंने रख दिया वैसे बॉक्स को, और 6 महीने तक मैंने उनका कॉल ही पिक नहीं किया मैंने। तो काफ़ी बार कॉल करते थे, कई बार घर पे भी आते थे, तो मिलता ही नहीं था उनको, पहले तो टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलते थे आप? मतलब आपके अंदर क्या भावना थी इस बिजनेस को लेकर? मुझे उन पता विश्वास नहीं हुआ था कि ये ऐसे कुछ होता है क्या, क्योंकि मैंने भी इतने सारे काम कर लिए, देखी। हाँ, जब इतने सारे काम कर लिए, जब उनसे कुछ नहीं बना, तो ये जो स्कूटर पे आया जिसका स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, इससे क्या ही जिंदगी बदल जाएगी। तो और बिटवीन से आता है कि चीज़ें बहुत महंगी लग रही थी मुझे उस समय, जो प्रोडक्ट थे बहुत महंगे लगे थे। कि उस समय लगभग 80-90 रुपये पेस्ट थी, और हम लाते थे 15 रुपये 20 रुपये पेस्ट लाते थे, पूरी फैमिली चल लेती थी। तो वो कहीं ना कहीं पच नहीं थी, मेरे को लगना था कि यार लेकिन ठीक है, सिस्टर ने कहा तो एक बार तो करना था ही। तो उसी बिटवीन में एक बार सुबह बैठा होता, संडे का दिन था शायद, छुट्टी का कुछ पेपर पढ़ रहा था, तो सुबह 7 बजे ही घर पे आ गए। डायरेक्ट सेलिंग के जो वो व्यक्ति थे जो आपको बिजनेस बता रहे थे। तो मैं देख के वो चौंक गया मैं एकदम। अब क्या जवाब दूँ, काफ़ी दिन से मैंने टाला रहा था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से पहले उस बात करी उन्होंने, कोई बात आप कॉल नहीं उठाते कोई ना, लेकिन मैं कहने से एक बार कुछ ट्रेनिंग सेशन या कुछ इवेंट था, तो वो टिकट दे के गए मेरे को कि आप एक बार ये देखिए, उसके बाद आप इच्छा हो तो करना, नहीं तो जो चल रहा हो तो आपने जब ये ट्रेनिंग का टिकट लिया तो आपके अंदर क्या ख्याल आया? मेरा ख्याल वो ट्रेनिंग देखने का नहीं था, क्योंकि इसके अंदर तो यही होता है, जैसा जो आप देखते हैं कि बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं, बहुत सारे इसके ऊपर ना, इसके मतलब रील्स भी बनती है, और उसमें यही दिखाया जाता है कि वो आपको मीटिंग में बुलाएंगे, फिर आपका दिमाग निकाल लेंगे। तो आपके दिमाग में क्या था? मैं मतलब उस इवेंट को लेकर मेरा कोई वो नहीं था, मेरा था कि कोटा में कभी गया नहीं था मैं लाइफ के अंदर। तो दोनों जो काफ़ी टाइम से थोड़ा वो भी हो रहे थे, मुझे इस बहाने पर घूमने चलते। अच्छा, आप घूमने के पर्पज से इस ट्रेनिंग के अंदर चले गए कोटा? तो जून का महीना था, मुझे आज भी याद है, बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पे। तो हम जैसे रेलवे स्टेशन उतरे, 105 भी हम ट्रेन से बैठ ही गए, उतरे, पैसे हमारे पास ज़्यादा थे नहीं, तो हम सोचते थे कि 50-60 रुपये में हम खाना खा लें। तो काफ़ी जगह घूमने के बाद हमको एक थाली वाला मिला हुआ, हम थाली खाना खाया हमने। तो जो घूमे तो पैसे थे नहीं कि ऑटो करके हम घूमे, पहले घूमते गर्मी बहुत परेशान हो गए। मैंने सोचा मुझे अपन इससे बढ़िया वहाँ चलते हैं, देखते हैं कुछ होगा तो अपन देखेंगे, नहीं तो शाम को ट्रेन से वापस चलना देखना होता है। तो वहाँ पैसे नहीं थे, हम काफ़ी दूर तक पैदल गए। वो काफ़ी बाहर था ऑडिटोरियम जो भी था, क्योंकि ऑटो वालों को कुछ हाथ वाथ दे हुआ के वहाँ पहुँचे, तो वहाँ देख काफ़ी सारी पब्लिक थी वहाँ पर। दर्शकों, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अभी जो ये बता रहे हैं ना, अपनी जो लाइव बता रहे हैं, उसके अंदर इनके पास में ऑटो से उस ट्रेनिंग वाली जगह पे जाने के भी पैसे नहीं है। तो मत जाके देखो, बहुत सारे लोग थे सूट वूट पहन के, सूट को मैंने पहना ही था, शादी में पहना था सूट, उसके बाद वो सूट ही दोबारा पहना नहीं, मुझे याद है। तो काफ़ी लोग अच्छे लोग थे, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पे। हम जाके सीधा टिकट था हमारे पास, जाके ऑटो में बैठ गए, फुल एकदम फुल भर गया। और वहाँ पे जो कंपनी में ओनर थे समीर मोदी जी, उनका नाम है, उनके इंटरव्यू लोग बहुत चिल्लाए, बहुत प्यार से। और वो व्यक्ति आके हमारे साथ हाथ मिलाए मेरे से, मुझे आज भी याद है। भीड़ के अंदर हम आगे बैठे थे, एक तो दो छोड़ के, मेरे मैडम से और मेरे से दो हाथ मिलाए, हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाई उन्होंने। तो मुझे लगा जो इतना बड़ा मालिक जो वो बता रहे थे, जो व्यक्ति मेरे कंधे पे आके हाथ रख रहा है, जहाँ मैंने जॉब करी, जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया, वो कभी भी आगे कंधे पे हाथ नहीं रखा। तो मुझे लगा कि व्यक्ति में कुछ है, तो मैं बहुत अच्छा लगा। मैं उन्होंने जब मेरे से हाथ मिलाया तो मुझे फील हुआ कि इतना बड़ा आदमी मेरे से हाथ मिला रहा है, तो मेरे लिए जिसको चमत्कार हुआ मेरी ज़िंदगी के अंदर, तो यार कुछ तो है इसके अंदर। तो मुझे फिर भी विश्वास नहीं, जो लीडर्स वहाँ बोल रहे थे कोई इतने लाख रुपए कमा रहा है, कोई इतने लाख, तो मुझे वहाँ भी बिलीव नहीं हुआ।
मुझे शायद कितना कुछ झूठ बोलती, इतना पैसा तो भी आता है। हाँ, क्योंकि आम व्यक्ति तो यही सोचता है कि भैया इस तरह से पैसा कम आ जाता है, इतने लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, तो फिर बाकी की दुनिया क्यों नहीं कर रही है इस बिजनेस। तो मेरे दिमाग में ये था, तो मैं जो लेके गए थे, मैं उनसे पूछा सर इतना पैसा आता है क्या। तो उन्होंने कोई व्यक्ति तो उसकी गाड़ी दिखाई, वो लगभग 30 से 35 लाख रुपये की गाड़ी थी। तो बोले गाड़ी फ्री में तो आती नहीं, फ्री में तो नहीं आती है, इतनी गाड़ी तो मतलब 2, 5, 10 लाख तो कम से कम देना ही पड़ता होगा, जो भी है वो चलाने के लिए पेट्रोल सब डलाना पड़ता है। तो मुझे लगा कि चलो कुछ होगा, और उस दिन कुछ गोवा का कुछ ट्रिप अनाउंस हुआ था उस दिन। तो मैंने सोचा चलो एक बार करके थोड़ा सा देखते हैं क्या मिलता है। तो भगवान पता है मेरे पे मेहरबान था, और वो ट्रिप मैंने 3 महीने के अंदर क्वालिफाई किया। तो वो जब मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो हाँ। आपको बिजनेस में मतलब क्या देख के आपने इसको ज्वाइन किया। मेरे को गोवा ट्रिप दिखा मेरे को। अच्छा, मतलब गोवा। आपको घूमने का शौक था घूमने और आपको लगा कि ये गोवा से इस बिजनेस से मैं गोवा घूम कर लूँ। टीवी में देखते थे गोवा को, सुनते थे, काफी ड्रीम सा था गोवा है क्या चीज़। मैं सोचता था कि इंडिया से बाहर है। उस समय तो मैं सोचता था कि इंडिया से बाहर है गोवा। तो मैंने थोड़ा सा, कुछ लोग थे जिनको थोड़ा सामान दिया, कुछ ऐसा किया करके आके। तो मैं फर्स्ट टाइम कुछ लोग ले लेते थे, ठीक है, वो कुछ फैमिली भी काफ़ी बड़ी थी मेरी, कोई चाचा जी लड़के को दिया, कोई बाबी को दिया, ऐसे करके मैंने गोवा ट्रिप तो क्वालिफाई किया। मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया, और इस बिज़नेस को ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि उसमें से 90% लोग इस बिज़नेस को 1 महीने में छोड़ देते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो आपके सामने भी कुछ चैलेंजेस आए होंगे, तो उन चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया। मुझे भी जब लगा, जब मैं गोवा क्वालिफाई हुआ, मैं जब गोवा गया, बहुत एंजॉय किया मेरी लाइफ के अंदर। मेरे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। शायद उस दिन मैं कोटा नहीं जाता है और डीजे नहीं लेता, तो शायद मैं गोवा नहीं घूम पाता। मतलब मेरे बच्चों ने खूब समुद्र में खूब मज़े किए, अच्छा रेस्टोरेंट मेरी लाइफ में पहली बार देखा। मतलब 5 स्टार रिसोर्ट वहाँ पे, द ललित, अमेजिंग में, मतलब जहाँ पे बहुत सारी पिक्चर मूवीज़ की वहाँ शूटिंग हुई, लोगों ने बताया वहाँ पे। तो वो 3 दिन हमारे बहुत मज़ा आया लाइफ, मतलब एकदम मतलब सोचा भी नहीं था कि शायद मैं पहुँच पाऊँगा। उस आने के बाद मेरा बिजनेस डम हुआ। हो सकता है मैं लोगों को बिलीव नहीं दिला पाया, कुछ हो सकता है मैं नहीं हुआ। थोड़ा सा बिजनेस जो चल रहा था वो बिल्कुल नीचे आ गया, चैलेंजेस आना स्टार्ट हो गए। हाँ, तो शुरू में मुझे लगा नहीं कि बाद चैलेंज आना स्टार्ट हुआ, तो मैं सोचा ये अपने बस का नहीं है। कई बार मुझे लगा कि जॉब छोड़ के फुल टाइम में करूँ, लेकिन मुझे लगा कि अभी तक मेरी इनकम इतनी नहीं आ रही है। आपने इस बिजनेस को अपने जॉब के साथ साथ ही स्टार्ट किया। पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। पार्ट टाइम में स्टार्ट उसमें मैं जॉब में था। तो आपको इसमें मतलब 6 महीने में या कब आपको लगा कि आपको अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और इस बिजनेस को फुल टाइम करना चाहिए। लगभग 10 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, और मेरी इनकम लगभग कुछ 8-10 हज़ार रुपये आना स्टार्ट हो गए थे पार्ट टाइम, और जॉब से मुझे 20-22 हज़ार रुपये मिलते थे। ओके, मैं 50% मुझे पार्ट टाइम। तो मुझे लगा कि अगर मैं फुल टाइम करूँ तो शायद मैं इसको क्रॉस कर सकता तो हूँ। आप जो जॉब 10 साल से कर रहे थे वहाँ तो 20 आप साल कमा रहे से थे। जो काम, मतलब 20 साल से कर रहा था मैं चीज़ें, हाँ, तो वहाँ तक मैं 20 साल में जो भी काम करते हुए पहुँचा, 20,000 रुपये पे पहुँचे 20,000 रुपये पहुँचा 20 और साल के अंदर। यहाँ पर आप 10 महीने के अंदर 8-10 हज़ार रुपये कमाने लग गए थे, वो भी पार्ट टाइम। पार्ट टाइम में। इसलिए आपने डिसीजन लिया कि इसको फुल टाइम अगर मैं करूँगा तो मैं बड़ा कर सकता बड़ा कर सकूँ। मुझे लगा, मुझे खुद पे बिलीव हुआ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसी बिटवीन जैसे मैंने फुल टाइम करने का डिसीजन लिया और मैंने फुल टाइम करना स्टार्ट किया, उस समय कोरोना लग गया। हूँ। ओके, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने आया, और वहाँ पर मैं फ्यूचर टूट गया, क्योंकि एकदम इनकम कोरोना के अंदर बंद हो गई थी, जॉब वैसे रिजाइन कर चुका था। तो मैंने कहा कहीं डिसीजन गलत तो नहीं हो गया। तो 2-3 महीने काफ़ी स्ट्रगल किया लाइफ के अंदर, बहुत मिला कहीं मेरा डिसीजन गलत हो गया, लेकिन भगवान को और कुछ मंजूर था। और लगभग सितंबर-अक्टूबर के बाद थोड़ी चीज़ें सुधरना स्टार्ट हुई, वापस इनकम आना स्टार्ट। उस बीच में मुझे कुछ पैसा आता था मुझे, क्योंकि लोग कुछ सामान ले रहे थे। कोरोना के अंदर मुझे पैसा आया जॉब से, तो क्या जॉब छोड़ चुका था, कई लोगों को जॉब से भी पैसा नहीं आता। मेरे साथ में कलीग थे जो काम कर रहे थे, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे जॉब करते हुए, मेरे से ज़्यादा परेशान हो गए। हाँ, जॉब वालों की तो इनकम बिल्कुल बंद ही होगी, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पैसा आता रहा। कुछ ना कुछ इस सिस्टम से मुझे पैसा आया था, जिससे मेरा घर खर्च चल गया था। ओके, और सितंबर-अक्टूबर के बाद ये बिजनेस में मैंने कोई पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी महीने तो महीने मेरी इनकम बढ़ना स्टार्ट हुई, और 2021 के अंदर मैंने गाड़ी अचीव करी मेरे से। मतलब ड्रीम था मैंने तो आपने इस बिज़नेस को जब ज्वाइन किया था, तो जैसा इस बिज़नेस में बताते हैं कि यहाँ पर गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, है ना, और देश विदेश की यात्राएं मिलेगी, लाखों रुपए की इनकम होगी, तो आपको कितना समय लगा आपको कार अचीव करने में, और इसके बारे में आपने सोचा था कि क्या कभी आप इस बिज़नेस से कार ले आ पाएंगे। मैं शुरू में बिल्कुल सोच थी नहीं कि मैं कार ले आऊँगा। मैं बताऊँ, मैं उस समय बाइक चलाता, तो बाइक में भैया भाभी ने दिलाई थी मेरे को, डाउन पेमेंट दिया था, मैं किस्त देता था
और वो बाइक चोरी होगी, फिर दूसरी बाइक मेरी ससुर मतलब सारे के सपोर्ट से ऐसे मैंने ली, लेकिन उस किस्से समय नहीं की थी, लेकिन उस समय थोड़ा सपोर्ट दिया उन्होंने। और उसके मैं मुझे बताया कि उसका जो तेल डालते हैं ना पेट्रोल, वो भी मैं पूरा नहीं बता पाता कि 50 रुपये का, कभी 100 रुपये का, तो सोच ही नहीं थी कि गाड़ी तो कहाँ से आएगी। और मुझे आज भी याद है जब हम कहीं ससुराल कहीं जाते थे बाइक के ऊपर, तो मैं एक गुड़िया आगे बैठती थी, एक गुड़िया पीछे बैठती, हम 4 लोग हम जाते थे। तो सर्दी के दिनों में छोटी गुड़िया बोलती पापा मैं गाड़ी कब आएगी, तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाता था, मतलब इतना इमोशनल हो जाता था कि क्या बोलूँ मैं उसको। और छोटी गुड़िया क्या बोलूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ला सकता, मतलब जवाब नहीं होता था उसको कहने, बेटा देखेंगे लाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में उनके घर के अंदर कार हो, लेकिन शायद कार नहीं ला पा रहे हैं, और आपने यहाँ से कार अचीव कर ली। कार अचीव करी, और बहुत वो मेरा मतलब मुझे जब कार देखने जाता था मैं, तो मेरे क्लाइंट ने बोला कि आप कार ले सकते हैं यहाँ से, तो मैं जो याद मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ देखी मैंने, बहुत सारी गाड़ियाँ, मुझे बहुत मज़ा आता था गाड़ियाँ देखने में, और मुझे वो सपना पूरा होता दिखा था कि मेरे भी घर में एक गाड़ी आने वाली है। 2021 के अंदर मैंने गाड़ी अचीव करी यहाँ से, और बहुत मज़ा आया यहाँ पे। वो इनकम भी एक अच्छी, लगभग मैं जो अपनी जॉब से ज़्यादा इनकम क्रॉस कर चुका था यहाँ से। तो आपने जब इस बिज़नेस में आए और आपने टीम बनाना स्टार्ट किया, कुछ टीम बन भी गई, उस टीम को आप मैनेज कैसे करते थे? इस बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी, मैं अपने अप्लायंस से सीखा कि सिस्टम का अगर आप पार्ट रहेंगे तो आप इस बिज़नेस को अच्छे से कर पाएंगे। आप खुद अपने सिस्टम पर रहेंगे और टीम को अगर सिस्टम में डाल के रखेंगे तो आप कभी भी पीछे नहीं होते, आप हमेशा सक्सेस होंगे। मैंने मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स में लोगों को अलग बताया, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं आया हूँ वो भी एक ट्रेनिंग सेमिनार्स की वजह से इंडस्ट्री के अंदर आया हूँ। तो मैं उन लोगों को वही चीज़ सिखाता है जो मैंने सीखा, और हमेशा मैं अपने प्लान को समर्पित करके रखा हूँ अपने आप को कि जो बोल देंगे वो मेरे लिए लोहे की लकीर हो, और हमेशा मैं उनका सम्मान करता था, जो बोलते थे हमेशा करके दिखाता था मैं। तो आप सिस्टम का पार्ट बन गए। हाँ। उस वजह से आपका इस बिज़नेस के अंदर सफ़र आसान रहा और आप टीम को मैनेज कर पाए। ऐसा कोई टिप या कोई सक्सेस मंत्र जो आज आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप देना चाहें, जिससे वो भी अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर सके? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को अपने प्लान को समर्पित कीजिए, क्योंकि आप जो हो वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, तो हमेशा उनसे जो सीखो वो टीम में बताओ, वही चीज़ आपको टीम में डिलीवर करना है, सिस्टम का पार्ट बनना है, पेशेंस रखना है। ये बिज़नेस थोड़ा स्लो पैसा देता है लेकिन बहुत सारा देता है, और हमेशा ज़िंदगी भर देता रहता है। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार का हिस्सा बना लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं जब तक जीतेंगे नहीं। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, और हर बिज़नेस को सीखना पड़ता है। यहाँ भी सीख के आप बहुत आगे जा सकते हैं, और हमेशा ईमानदार बनी रहिए, एथिक्स के साथ काम कीजिए, आपकी सक्सेस। आपके कहने का मतलब है कि आप ईमानदारी से लगातार काम करते रहे, आप सीखते रहे, आप सिस्टम का हिस्सा बन जाएं, आप जो काम आप कर रहे हैं वही आपकी टीम को भी सिखा दे, बिल्कुल, है ना? तो डुप्लीकेशन उससे आप का डुप्लीकेशन से। तो चलिए, तो नमोकार जी आप ये बताइए कि आपने इस इंडस्ट्री से क्या क्या पाया? सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आई इस इंडस्ट्री से, और आज इस जो ड्रेसिंग सेंस है ये सब इस इंडस्ट्री से मिला है। पहले मैं जॉब करता था, ड्रेसिंग सेंस कुछ नहीं, कभी पैजामा पहन लिया, कभी टी शर्ट के ऊपर, मतलब कोई मैचिंग का उस वो नहीं था, जैसा पहले चप्पल में चले गए, कोई मतलब कोई शौक नहीं था। देखिए इंडस्ट्री देख लो कि इतनी खूबसूरत दुनिया है, और अपन भी इतने खूबसूरत है। मुझे पता है मैं 15-15, 20-20 दिन तक सेविंग नहीं करता था, क्यों कोई देखने वाला था नहीं, कोई टोकने वाला था नहीं। लेकिन आज यहाँ पे अलग ही लोग देखते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं, यहाँ पे लोग बहुत प्यार करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। नहीं तो मार्केट में लोग एक दूसरे टांग खींचते हैं, एक दूसरे बुराइयाँ करते हैं, और जब आपकी टीम खड़ी और आपको बहुत सारे लोग प्यार करें तो ये इंडस्ट्री बहुत खुश देती है। मेरी टीम में लगभग 25 से ज़्यादा लोग आज गाड़ी चला रहे हैं इस इंडस्ट्री से। बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने मकान भी यहाँ से अचीव किया है, और बहुत सारे लोग 1 लाख से ऊपर लगभग यहाँ से इनकम अर्न कर रहे हैं। बहुत सारी फॉरेन ट्रिप यहाँ से कर चुका हूँ, मैं भी 3 फॉरेन ट्रिप यहाँ से कर चुका हूँ, बहुत सारे डोमेस्टिक ट्रिप कर चुका हूँ, और टीम में लगभग बहुत सारे लोग हैं जो एक अच्छी हेल्थ के साथ जी रहे हैं यहाँ पे, जिनको लोग बहुत फ़ायदा हुआ है। तो नमोकार जी, जैसे आज आपकी स्टोरी से पता चला कि आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल था, आपने बहुत सारे बिजनेस किए, जॉब किए, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही थी, और आपने इस इंडस्ट्री में आके और काफ़ी सफलताएं ली, और न केवल आपने ली बल्कि आपने बहुत सारे लोगों की मदद की कि उनके घर में इनकम आ जाए, गाड़ी आ जाए, देश विदेश की यात्रा हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गाड़ी, घर, विदेश यात्रा, या जो आप ये लाखों रुपए की इनकम बताते हैं, ये आज भी सपना लगता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ठीक है सर, बात है कि जब मैं ये इंडस्ट्री कर रहा था तो बहुत से लोग बोलते थे कि आपकी गाड़ी आ गई क्या, आपका घर आ गया क्या, आपके 1 लाख रुपये आ गए क्या, क्योंकि लोगों को क्या है बहुत फटाफट पैसा चाहिए। हाँ हाँ। है कि लोगों को रातों रात पैसा चाहिए, वो सिस्टम यहाँ है नहीं।
या मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर एक्शन करना पड़ेगा, सब तब जाकर मिलेगा। आज के टाइम पे क्या है, बहुत से लोगों को मेरे पास सवाल आते हैं, काफ़ी लोग कि सर मैंने 1 महीना काम किया, मेरे को इतना सा पैसा है, क्योंकि सिस्टम बनने में टाइम लगता है। सिस्टम का पार्ट जब तक आप बनोगे नहीं, रेगुलर काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। मैं लोगों को फटाफट ये कि आज मुझे काम किया कल ही पैसा मिल जाए, वैसा नहीं है। और मैंने भी ये गाड़ी यहाँ से अचीव करी, तो पेशेंस रखा, मैंने लगातार एक्शन किए, टीम में भी लोगों ने गाड़ियाँ अचीव करी, आज 6 फिगर इनकम पे पहुँचे। तो बहुत सारी इंडस्ट्री, और सबकी बात है इंडस्ट्री बहुत लीगल है, गवर्नमेंट ने भी इस पर एडवाइजरी जारी करी है, गवर्नमेंट ने लीगल किया है इसको। और आज देखें सब देशों के अंदर ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इंडिया में तो बहुत छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन विदेशों में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। यहाँ से लोगों को जेट ले रहे हैं, यहाँ से किसी के आइलैंड से बहुत सारा पैसा यहाँ से बना रहे हैं। तो इंडस्ट्री अप्रूव है सर, और यहाँ से लोगों के सपने पूरे होते हैं जो काम करते हैं, जो रेगुलर एक्शन करते हैं, रेगुलर प्लान करते हैं, रेगुलर लोगों से मिलते हैं, और जो पैसेंस रखते हैं, जो अपने ड्रीम बड़े रखते हैं, सोच बड़ी रखते हैं, वो लोग 100% सक्सेसफुल है। जो लोग कहते हैं आ जाए कल पैसा मिल जाए, वो काम यहाँ पे नहीं होता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करके और अपने लाखों रुपये गवा देते हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ लोग अपने सिस्टम से काम करेंगे, बिना पैसा लगाए यहाँ से एक अच्छा अर्न कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। थैंक यू नमोकार जी। तो दोस्तों ये थे नमोकार जी, और किस तरीके से इनके लाइफ में संघर्ष सफलता के अंदर बदल गए। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री न केवल आपके सपने पूरे करती है, बल्कि आपके लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती है। आप केवल यहाँ पर पैसा, गाड़ी और देश विदेश की यात्राएं नहीं पाते, आप बहुत सारी स्किल डेवलप करते हैं, आप एक लेगेसी क्रिएट करते हैं, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। तो आज ये इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो कर रही है, और इस बिज़नेस को करने के तरीके भी बदल रहे हैं। जहाँ पहले आप लोगों को जाके फिजिकली बताते थे, लेकिन आज एक नया माध्यम भी आ चुका है, और बहुत तेज़ी से लोग यहाँ पर इनकम जनरेट कर रहे हैं, सफलता की कहानियाँ लिख रहे हैं। डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग, अगर आप भी घर पे बैठकर मोबाइल के माध्यम से इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां पर आप फ्री वेबिनार ज्वाइन करके इस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, और इस खूबसूरत इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।